नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और एक बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में खाना बनाते समय विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 2 घर जमींदोज हो गए हैं, जिसके मलबे के नीचे परिवार के 15 लोग दब गए। 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। वहीं मलबे के नीचे अभी भी एक बच्चे के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में आईजी और एसपी के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। और बातचीत करने के लिए, अपडेट के लिए देवमणि त्रिपाठी गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? मलबे से सारे लोगों को निकाल लिया गया है? देवमणि की आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर आपको बता दें, सिलेंडर धमाके की बात सामने आ रही है। 2 घर जमींदोज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 15 लोग दब गए, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 घायल अवस्था में इस वक्त अस्पताल में बने हुए हैं। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 2-3 की हालत तो अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला सिलेंडर विस्फोट का बताया जा रहा है, जहां पर सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसके बाद जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। 2 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 15 लोग दब गए, लेकिन उन्हें निकाला गया, जिसमें से 8 लोगों को तो नहीं बचाया गया, लेकिन 7 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और सूचना पाते ही मौके पर आईजी और एसपी पहुंच गए। कई थानों की फोर्सेस वहां पर पहुंच गई है और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। गोंडा से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से 2 मकान धराशायी हो गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में शुरुआती जांच में जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें सिलेंडर में विस्फोट बताया जा रहा है। खाना बनाते वक्त ये विस्फोट हुआ और फिर इसमें एक ही परिवार के 15 लोग दब गए, लेकिन बाद में उनको निकाला गया। मौके पर जेसीबी मशीन पहुंची, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, तमाम फोर्सेस वहां पर पहुंची। और देवमणि इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। देवमणि, इस वक्त फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? रेस्क्यू सभी लोगों का कर लिया गया है? देखिए, ये सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो भीषण हादसा हुआ था, उसमें 8 लोगों की फिलहाल मौत हुई है और 7 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भेजा गया है। इनका इलाज चल रहा है। जहाँ पे हमारी डॉक्टरों से बातचीत हुई है, पुलिस के जो उच्च अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 लोग वहाँ पे अभी भी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उनको क्योंकि हायर सेंटर भेजने की भी बात की जा रही है, लखनऊ भेजने की भी बात की जा रही है। फिलहाल 7 लोगों का इलाज चल रहा है। देर रात 7 लोगों को जो 7 लोग की डेथ हुई थी, 7 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था। सुबह रेस्क्यू में एक सरबाज नाम का एक युवक है 14 वर्ष का, उसको निकाला गया है, जिसको जो यहाँ पर घोषित किया गया। देवमणि, जिनकी मौत हुई है उनमें क्या बच्चे भी शामिल हैं? जी, निश्चित तौर पे 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 6 साल, 8 साल और 14 साल और 16 साल इस तरह के जो बच्चे हैं। 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे। इसमें से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मकान है उनकी भी। चलिए देवमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। और अब ये मामले की छानबीन चल रही है कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं चंदौली की, जहां पर डॉक्टर को अगवा करने वाले आरोपियों से पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है, जख्मी हुआ है। पुलिस ने अगवा डॉक्टर को सकुशल रिहा करा लिया है और फिरौती के 70 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को बदमाशों ने डॉक्टर को अगवा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। इस पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को गोली भी लगी है और डॉक्टर को भी सकुशल छुड़ा लिया गया है। साथ ही साथ जो फिरौती की रकम दी गई थी 70 लाख, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
2 लोग जो कि फिरौती की रकम को बरामद करके ले करके और भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस टीमों ने घेर करके और पकड़ लिया है। उनमें से एक व्यक्ति जो है उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसे इंजरी है, फायर शॉट इंजरी है। और इसके अलावा जो अपहृत हैं उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और वहाँ से जहाँ पर अपहृत रखे गए थे उस जगह से भी 2 और लोग पकड़े गए हैं, किडनैपर्स पकड़े गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन गोस्वामी चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कितने ऐसे लोग हैं जो इस पूरे अपहरण कांड में इन्वॉल्व थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और क्या डॉक्टर साहब बिल्कुल सकुशल छुड़ा लिए गए हैं? हाँ, निश्चित तौर पे मोनी बता दें, ये डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और जिले के बड़े डॉक्टरों में शुमार हैं। आपको बता दें, इनका एक निर्माणाधीन मकान, वहाँ से सोमवार को जब ये लौट रहे थे तो इन बदमाशों ने इनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके लगातार डॉक्टर के ही नंबर से फिरौती मांगी जा रही थी। 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें परिजनों ने 40 लाख रुपए इनको सौंपे थे। पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम में लगी हुई थी और आपको बता दें, पुलिस ने इस पूरे मामले में आज जब कार्रवाई की तो फिरौती की रकम लेने आए 2 लोगों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। रकम 40,50,000 रुपए बरामद हुई है। साथ ही जो अपहृत डॉक्टर था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला एकदम नाटकीय ढंग से खुला। कल रात से ही इनपुट मिल रहा था पुलिस को सर्विलांस पे कि मुगल सराय आसपास डॉक्टर के मोबाइल की लोकेशन है और रात से ही पुलिस सक्रिय थी। और करीब सुबह 4 बजे जब ये लोग पैसा लेके लौट रहे थे तो पुलिस ने इनको घेराबंदी करके रोका है और उसके बाद इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। बलुआ पुलिस की गाड़ी पर 2 फायर भी लगे हैं। एक पुलिसकर्मी भी इस पूरे प्रकरण में घायल है और आपको बता दें, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पर तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है। डॉक्टर साहब को बिल्कुल सकुशल छुड़ा लिया गया है और जो रकम दी गई थी फिरौती की उसे भी बरामद कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ में बीजेपी ने 2 दिनों तक मंथन किया। दिल्ली से राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी ली, संगठन नेताओं के साथ भी बैठक की और इस मैराथन मीटिंग में क्या निकला, इसके क्या मायने हैं, विस्तार से समझिए। 31 मई से शुरू हुई बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लखनऊ में खत्म हो चुका है। दिल्ली से बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ गए थे। यहाँ 2 दिनों तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले 31 मई को सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी और नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक की है। इस बैठक के बाद 1 जून को फिर एक मीटिंग होती है। सरकार के साथ साथ संगठन के लोग भी शामिल होते हैं। बैठक में बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। राधा मोहन से जब इस बारे में पूछा गया कि मीटिंग का मकसद क्या है तो उन्होंने इसे रूटीन मीटिंग बता दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारी जो बैठक थी, शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, जिसमें हम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ और महामंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो बैठक थी। और दूसरा जो कोर ग्रुप बैठती है। बीएल संतोष और राधा मोहन ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात भी की। सरकार के कामकाज के बारे में उनसे जानकारी ली। उसके बाद बैक टू बैक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आकर बैठक करते रहे। हर मंत्री को 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया जाता रहा और इस बीच ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से उनके विभाग को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जुटने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस बीच जो मंथनों का दौर चल रहा है, इसके जरिए ये माना जा रहा है कि 2022 के पहले पार्टी स्क्रूटनी करना चाहती है। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात चल रही है। बैठक के बाद पार्टी नेता जब निकलने लगे तो सभी के चेहरे पर खुशी थी। हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग के बारे में बातचीत की, कुछ बातें और क्लियर हो गई। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बैठक में 2022 के एजेंडे पर चर्चा हुई। कोरोना कंट्रोल,
सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और कोविड के थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अब बीएल संतोष 2 दिनों की बैठक का फीडबैक दिल्ली में जेपी नड्डा को देंगे। उसके बाद दिल्ली में तय होगा कि बीजेपी आगे क्या करेगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल हमने देखा कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, बीएल संतोष वहां से निकल गए हैं। अब जो भी कल फीडबैक लिया है वो दिल्ली में रखा जाएगा। और राधा मोहन सिंह की बात को माने तो उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल बैठक है। क्या वाकई ये शेड्यूल बैठक थी? देखिए, अगर देखा जाए तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच ही इन बैठकों का दौर अब समाप्त हो चुका है। हालांकि जो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं वो अब से कुछ देर बाद लखनऊ से रवाना होंगे और बीएल संतोष भी अभी लखनऊ में ही हैं, वो भी कुछ देर बाद जाएंगे। आज ही माना जा रहा है कि वो अनौपचारिक रूप से कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये इन बीते 2 दिनों में बैठकें हुई हैं उनमें निश्चित रूप से कई अहम रणनीति बनाई गई है। इसमें न सिर्फ आने वाले दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार पर चर्चा हुई है, बल्कि जो मंत्री हैं, जो सरकार है, उनका सरकार के कामकाजों का ब्यौरा लिया गया है और संगठन से सरकार का फीड लिया गया है। तो इन तीनों फीडबैक को अब ये दोनों नेता दिल्ली में पार्टी हाईकमान को बताएंगे और उसके आधार पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में एक बदलाव देखा जा सकता है। इन जो 2 दिनों की बैठक है उनमें जो मुख्य तौर पर बात हुई है वो ये हुई है कि किस तरह से जो कोरोना काल में जो कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा था, उसके बाद पार्टी की छवि पर जो एक धब्बा लगा था उसको दूर किया जाए। और यही कारण है कि इस बैठक में निर्देश दिया गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हर गांव हर घर में जाकर जो लोग पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि योगी सरकार उनके साथ खड़ी है। खास बात यह है कि इन बैठकों के बाद बीएल संतोष ने कल रात एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए लिखा है कि सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर ही उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है उसमें 93% कमी आई है, जबकि जो नगर पालिका के सीएम हैं जिनके शहरों की जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है, वहां पर भी तारीफ भी हो गई है और बैठक का एजेंडा भी कल क्लियर कर दिया गया था। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया जब पूरी की पूरी रिपोर्ट दिल्ली में रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया है। एसपी सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिसमें शरीयत के साथ साथ छेड़छाड़ की गई है। सरकार के ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई उसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए, साथ ही आसमानी आफत भी आई। कोरोना के चलते हजारों लोग मर भी गए। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलें तेज हो गई हैं। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अफसरों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है और 5 ऐसे नाम हैं जिनके डीजीपी बनने की संभावनाएं ज्यादा है। सीनियरिटी लिस्ट या सियासी समीकरण किस फॉर्मूले से बनेगा यूपी का अगला डीजीपी? अगला साल चुनाव का है, लिहाजा 2 नाव पर पैर रखकर अगले डीजीपी का चुनाव मुश्किल है, क्योंकि 30 जून को यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं और अब शुरू हो गई है नए डीजीपी की दौड़। विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलें तेज हो गई हैं। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। चर्चा है कि यूपी सरकार ने 1990 बैच तक के आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। हालांकि केंद्र सरकार किस फॉर्मूले से डीजीपी की नियुक्ति करेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है।
लेकिन 5 ऐसे नाम हैं जिनके डीजीपी बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। कभी सीनियरिटी तो कभी सरकार की पसंद, इन दोनों फॉर्मूलों पर डीजीपी बनते रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि अगला डीजीपी किस फॉर्मूले से बनता है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सूबे की पुलिस मुखिया की कुर्सी काफी अहम हो गई है। अगले डीजीपी की चर्चा में पहले नंबर पर 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल हैं, जो फिलहाल केंद्र में तैनात हैं और इनका रिटायरमेंट फरवरी 2024 में होना है। मुकुल गोयल अखिलेश सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात थे। गोयल के पास फील्ड में तैनाती का अच्छा तजुर्बा है और वो फिलहाल बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। दूसरे प्रबल दावेदार यूपी के डीजी, ईओडब्ल्यू और एसआईटी डॉक्टर आरपी सिंह हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी आरपी सिंह इस समय यूपी में तैनात सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके पास पिछले 2 सालों से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के डीजी की जिम्मेदारी है और आरपी सिंह का रिटायरमेंट फरवरी 2023 में है। तीसरे नंबर पर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आरके विश्वकर्मा को माना जा रहा है। आरके विश्वकर्मा को टेक्नोक्रेट माना जाता है और अखिलेश यादव की सरकार में यूपी 100 प्रोजेक्ट को स्थापित करने में आरके विश्वकर्मा की अहम भूमिका थी। आरके विश्वकर्मा फिलहाल यूपी के पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड और फायर सर्विस के डीजी हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले आरके विश्वकर्मा जातीय समीकरण के चलते भी चर्चा में रहते हैं। चौथे नंबर पर यूपी के डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान हैं। योगी सरकार ने 1.5 साल पहले डॉक्टर चौहान को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी वापस बुलाया था और डीजी इंटेलिजेंस बनाया था। लिहाजा एक संदेश गया था कि डॉक्टर चौहान प्रदेश सरकार के करीबी हैं। इसलिए डॉक्टर चौहान भी डीजीपी पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। चौहान का रिटायरमेंट मार्च 2023 में है। 5वें नंबर पर यूपी के डीजी जेल और डीजी सिविल डिफेंस आनंद कुमार का नाम है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार को योगी सरकार की अघोषित एनकाउंटर पुलिसिंग का झंडा बरदार माना जाता है। योगी सरकार ने आनंद कुमार को मेरठ का एडीजी और 2 महीने बाद ही यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया था। आनंद कुमार का रिटायरमेंट अप्रैल 2024 में है। जानकारी मिल रही है कि 30 साल की नौकरी पूरी कर चुके और डीजी का ओहदा पा चुके 1990 बैच तक के आईपीएस अफसरों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। तो अब करिए कुछ दिन का और इंतजार, मिलेगा यूपी को नया डीजीपी। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।